भक्तों, आज जो है नवरात्रा का पहला दिन है और माता का ये सुंदर दरबार सजा है और भक्त तो दूर दूर से आए हैं। बोलो क्यों? क्योंकि माता सबके दुख हरती है। तो जोर से बोलो। मैं नहीं सुनिया। जयकारा शेरावाली दा, बोले साचे दरबार की। अब तो सारी रात जयकारे लगाने। लेकिन बड़की, जो भक्त आज दरबार में नहीं आ पाए हैं, उन बेचारों का क्या? अब जहां भक्त हैं, वहां भगवान है। अरे दरबार आओ या ना आ पाओ, मैया तो मन से लिखे ईमेल भी पढ़ लेती है। कहां चला गया? तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने? प्रसाद के नाम पे जहर तो नहीं दे रही? तेरा कोई भरोसा ना से। कैसी बातें कर रही है बड़की? मैं तुम्हारी भाभी हूँ ना, मैं क्यों जहर दूंगी? कौन मरा कह गया है कि रिश्तेदार जहर ना देवे, खास करके तेरे जैसे। चुप बैठना यार, तू खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। मेरा जाना जरूरी है, मुझे पता है मेरी माँ को किसने मारा है। खोलो दरवाजा। तू गलत कर रही है, गलत कर रही है तो हाथ संभाल के रख वरना हाथ तोड़ दूंगी। क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? चाहिए क्या तेरे को? भिखारन, तू मुझे क्या देगी? खुद तो चोरी चकारी पर पलती है और मुझे देने की बात कर रही है। पहले तो ये बता कि तेरी हिम्मत कैसे है मेरे जगह? हिम्मत की तू बात मत कर। और ये जो लेन देन मुनीमगिरी तू कर रही है ना, मेरे से नहीं, जाके ऑर्गेनाइजर से बात कर। ऑडियंस जिसके नाम पे आएगी ना जगराता, उसी को मिलेगा। चल निकल तू यहाँ से, निकल। और अगली बार मेरे भाई से हाथ ले रहा है ना, तो चीर के सुखा दूंगी। औकात है तेरी? निकल निकल। और तू चूड़ियां पहन रखी है क्या तने? ये चिल्लू पिल्लू काम भी मुझे करने पड़े तो तेरा क्या फायदा? जो भी आ घर के दे। एक इंसान से जुड़कर एक परिवार बनता है और एक परिवार से जुड़कर एक खानदान, जो ऊपरी तौर पर देखने से अक्सर संगठित दिखाई देता है, लेकिन जब तक रिश्तेदारी साझेदारी में न बदल जाए, परिवार खुश नहीं हो सकता। एक परिवार में जब कोई उम्र, रुतबे और कर्ता धर्ता होने के बल पर सारे फैसले अपने हाथ में लेता है, तो परिवार के सम्मान के साथ साथ उस पर विरोध और विपरीत भावनाओं का खतरा भी बना रहता है। अगर रिश्तों के बीच में वक्त रहते गलतफहमियां ना सुलझाई जाएं, तो वो कभी कभी अपराध के लिए रास्ता खोल देती है। हमारे यहाँ ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे जहां परिवार के बीच एक छोटी सी गलतफहमी ने संगीन जुर्म का रूप ले लिया। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे परिवार की है जो बारूद के ढेर पर टिकी थी और चिंगारी एक हाथ के फासले पर थी। फिर चाय वाली बन के घूम रही है? देर से गई थी ना मैंने जाके पढ़ाई कर। हाँ? और वो बकरियां कहाँ है जो मैंने पाल रखी हैं? बड़की तुम चाय लो ना। तू भी ना। मैं तो बस चाय लाई थी। जैसे तुमने अपना सिंगिंग का सपना पूरा किया, वैसे ही मेरा विदेश जाकर पढ़ाई करना और वहां पर अच्छी नौकरी करने का सपना पूरा कर रहे हो। मैं तो बस। अरे बहन है तू मेरी, जान दे के भी ना तेरा सपना पूरा करूंगी। मेरे को तो खुशी इस बात की है कि अगले महीने तू ये ढोल मंजीरे की दुनिया से ना दूर चली जाएगी। अरे फौरन जाएगी मेरी बहन, फौरन। ले आया पैसे? हाँ। ला दे, जा बुला ले सबको। अरे आशा, संजय, लोकेश,
ये ले, गिन ले। गिनने की क्या जरूरत है, पूरे ही होंगे। गिन ले, तेरे को बड़की पे विश्वास कहाँ होगा। ये ले, रख। ये ले लोकेश, तेरे। तू ना काम पे ध्यान दिया कर। हाँ? तो अगली बार से ना तेरी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। चल। और ये तेरे लिए। बड़की, पर मेरे लिए पैसे क्यों? मैं तो बिजनेस का हिस्सा भी नहीं हूँ। अरे तू मेरे बिजनेस का नहीं, मेरे दिल का हिस्सा है। ये तेरी तनख्वाह नहीं है, तेरे खर्चे के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है। भैंस के फुफ्फा, ये तो आधे ही पैसे हैं। बड़की, वो मैं तो पूरे ही पैसे ला रहा था, रास्ते में जीजा जी मिल गए थे, उन्होंने छीन लिए। कमाल है तू, जैसे रोक के नहीं गए के? आपसे बड़े रुक गए जो इनसे रुक जाएंगे। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले अपने खसम के चोर तो कस लूं। उसकी खाल भी मसाला मांग रही है। निकम्मे सबके सब। आज तेरे भाई ने बाजी मार ली। अबे पत्ते छोड़, फटाफट वो आ गई तेरी बीवी, देख चंडी का रूप लेके। भाग। साले कमीने, मैं किस लिए कमा रही हूँ? ताकि तुझे दारू में उड़ाए। हाँ? रुक। घर तो आएगा ही ना। आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हिम्मत कैसे हुई आने की? कितना तरसाएगी, प्यार करता हूँ तुझसे, ऐसे दुत्कार मत। बेशरम, जहाँ तू पसर रहा है ना, वो मेरे पति की जगह है। और वही जगह तो तूने मुझे दी है। सूअर का पाल चला गया क्या आंख में? अरे माँ समान पुआ पे हाथ डाल रहा है। अरे मैं नहीं मानता बुआ हुआ, तू तो मेरी सरिता है। साले कमीने, तू निकल यहाँ से। निकल मेरे कमरे से। तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने तुझे पहले ही कहा था, लेकिन तू सुनता नहीं है। काश कैंप से भागने की वजह मैंने मम्मी को फोन किया था तो ये सब क्या हुआ? शकल की लटका रखी है?
वो बड़की कल रात को लोकेश आपके कमरे में आया था क्या? वो पावड़ा ससुरा तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहा था, भगा दिया मैंने उसे। बड़की मुझे पता है आपके और जिया जी के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, पर कंचन, छोटी सी उम्र में ना इतना नहीं सोचते, बाल सफेद हो जाएंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि किसकी सीमा रेखा कहाँ तक खींच के रखनी है। लड़की सब जगह ढूंढ लिया मैंने, जीजा जी नहीं मिले मुझे, ना वो मिले ना उनका ऑटो। क्या हुआ जीजा जी को? अरे वो ही रोज का रोना, पहले चोरी करते हैं और फिर मुंह छुपाते फिरते हैं। कल से घर नहीं आए। कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था आप लोगों का? कब से गायब है? साहब जी, झगड़ा तो हर पति पत्नी में हुए है। अब ना वो राज है नाम है सिमरन, पहले ढूंढने से मिल जाते थे, लेकिन कल से गायब है। ये जी फोटो उनकी। फैमिली में कौन कौन है? जी फैमिली में पहली शादी से एक 10 साल का छोरा है। पहला पति गुजर गया तो मनोज से दूसरी शादी कर ली। अब बाकी भाई भाभी, उनका बेटा और मेरी एक छोटी बहन है। सब एक साथ मकान में रहते हैं। और आपके पति काम क्या करते हैं? काम का तो वो बिल्कुल है नहीं, कहने के लिए ऑटो चलाता है। जी ऑटो का नंबर फोटो के पीछे लिखा है। साहब जी, जैसा भी है पति है मेरा, बहुत प्यार करता है, ढूंढ निकालिए उसे। ठीक है, आप अपनी कंप्लेन लिखवा दीजिए, जैसे कुछ पता चलता है बताते हैं। और आप भी आसपास पता कीजिए, हो सकता है शायद किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ चले गए हों। ठीक है साहब जी, जय माता दी। सर ये सरिता तो मशहूर जगराता सिंगर है। वही, और इतनी बड़ी सिंगर का पति ऑटो ड्राइवर। बात कुछ गले नहीं उतर रही। आखिरी बार मनोज को कब देखा था? साहब कल ही देखा था, यहीं पत्ते पीट रहा था। फिर जो उसकी बीवी आई और बीवी को देख के जो भागा, आज तक नजर नहीं आया। लेकिन भागा क्यों वो? साहब उसकी बीवी उससे मिलने थोड़ी आई थी, वो तो उसको पीटने आई थी। और ये तो साहब पहले भी हो चुका है। कुछ तो इज्जत रख ले मेरी। समझाने के बाद भी तने चोरी की। सुधरा नहीं ना तो एक दिन जान से मार दूंगी तुझे। मम्मी आप आ गए? बहुत दर्द हो रहा है। आपने मना किया था, फिर भी मैं भाग गया। मैं पुलिस को सब बता दूंगा, सब बता दूंगा। मारती हूँ मैं मनोज को, मेरे से गलत बात ना बर्दाश्त नहीं होती। हाथ बहुत जल्दी छुटता है मेरा। ऐसा क्या गलत काम करता था वो? एक हो तो बताऊं, दारू वो पिए, चोरी वो करे, जुए की लत उसे। इतनी वजह क्या कम है किसी को कूटने के लिए? और तो और मेरे जगराते में भी कम कर्म कांड न करी उसने। लानत है भाई इस पे, माता के दरबार में दारू पी के आ गया। अगर इसके बिना प्रोग्राम कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो। जी इसकी तरफ से ना मैं माफी मांगती हूँ। 15 अक्टूबर को जब मनोज ऑटो स्टैंड से भागा तो उसके बाद मिला वो आपसे? उसके बाद आया ही कहाँ वो? आता तो रपट लिखाने की जरूरत ही ना पड़ती, खाट के पास से बांध के रख देती उसे। पुलिस हर पहलू की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी। सरिता की जिंदगी से मनोज यूं ही गायब हुआ था या फिर ये किसी तूफान के आने का अंदेशा था? और बता क्या चल रहा है? और तू बता, कहाँ थे इतने दिनों तक? कुछ नहीं यार, बस एग्जाम की वजह से बहुत टेंशन थी। तुझे तो बस टेंशन ही रहती एग्जाम की। अरे किसका फोन है? एक मिनट, वो भाई साहब का फोन है। हेलो, हाँ भाई साहब, क्या हुआ? क्या? भैया ऑटो घुमाइए। बॉडी के पास एक लैंप पड़ा मिला है, लगता है इसी के तार से इसको गला घोट के मारा गया। तो एनालिसिस के लिए भेजो तो। जी सर घर में किसी तरह के फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले और ना ही ऐसा लगता है कि मर्डर करते हुए कोई स्ट्रगल हुआ है। सर घर के आसपास पड़ोसियों से पूछताछ की है, सर उनका भी यही कहना है कि उन्होंने घर में आते जाते किसी को नहीं देखा।
मतलब कातिल या तो कोई घर वाला है या फिर कोई जान पहचान वाला। बड़की मैं छोड़ गई। आप लोगों ने घर में ठीक से चेक किया है? कोई कीमती सामान गायब हुआ हो या फिर कुछ चोरी वगैरह? बड़की की सारी जेबें गायब हैं, उसकी अलमारी में से भी और उसके बदन पे से भी, लेकिन कैश जैसा था वैसा का वैसा ही रखा है। कत्ल हुआ तब आप लोग कहाँ? मैं लोकेश के साथ मंडी तक गई थी सब्जी लेने के लिए, और आई तो देखा कि बड़की मतलब सबसे बड़ी है वो? बड़ी नहीं, बहुत बड़ी है, साफ वांग से। हम सब तो उसके नाव करते हैं। आपको किसी पर शक है? दिव्या हो सकती है। जगराते में सिंगर थी और कुछ दिन पहले तो बड़की के साथ उसका बहुत जोर से झगड़ा भी हुआ। कारण तू मुझे क्या देगी? खुद तो चोरी चकारी पर पलती है और मुझे देने की बात कर रही है। ये सरिता का बेटा है ना, चिंटू? ये कहाँ है? सर वो क्रिकेट स्कूल में, उसको कैसे बताएंगे कि बड़की? राकेश, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। राइट सर। नौटंकी बंद कर, खाओ जल्दी, सीधा खाओ। सूरज। जी बॉस। इसके चेहरे को काला कर दे ताकि इसका चेहरा मासूम लगे और हमें पैसे भी ज्यादा मिले। जी बॉस। और सुन, भागने की कोशिश मत करियो, नहीं तो जान से मार दूंगा मैं। समझ लियो, आज से ये तेरा गुरु है और तू इसे भीख मांगने के सारे तरीके सिखा दे, ए से लेकर जेड तक। समझ गया? ये ले पकड़। फाइल हेड ऑफिस भिजवा दो सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म हो गया कि सरिता का गला उसी लैंप की वायर से घोटा गया, और सर सिंदूर भी उसके मुंह में तब ठूसा गया जब उसका गला घोटा जा रहा था। मतलब ये पर्सनल अटैक है। राकेश, सिंदूर से वोकल कॉर्ड्स खराब होती है, यानी सरिता का गाना या फिर गाने से मिली शोहरत और पैसा किसी को पच नहीं रहा। अब वो इंसान या तो मनोज हो सकता है या फिर कोई ऐसा इंसान जिसकी सरिता से बेइज्जती हुई, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई दूसरा सिंगर जिसका मार्केट सरिता ने खराब किया, शायद दिव्या। सर सरिता काफी दबंग औरत है, कोई एक आदमी उसे कंट्रोल कर सके ये थोड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली। अकेला आदमी गला घोटते हुए मुंह में सिंदूर नहीं ठूस सकता। एक काम करो, इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक करो, सरिता और मनोज के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, और ये जो ज्वेलरी की चोरी हुई थी उसे ट्रैक करो, और इस दिव्या को उठाओ। सर तो मुझे यहाँ क्यों बैठा रखा है? मनोज के कॉल रिकॉर्ड्स में सबसे आखिरी कॉल तेरा था। चल बता, क्यों कॉल किया था उसे? वो सर, मैं उनका भतीजा हूँ सर, और रोज ही फोन करते रहते हैं एक दूसरे को, और सर मिलते भी हैं। लेकिन सर जब वो उस रात मेरे कमरे में आए तो बहुत गुस्से में थे सर। पता नहीं साली लुगाई है कि बवाल, सब जानता हूं उसका तिरिया चरित्र। वो समझती कि मुझे कुछ पता नहीं है, साली भतीजे से लगी पड़ी है और मेरे सामने सती सावित्री होने का स्वांग रचती। अब बताता हूं उसे मनोज क्या चीज है। सरिता और लोकेश का अफेयर चल रहा था। वही लोकेश जो सरिता के साथ जगराते में गाता है। जी सर। फूफा गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, इसलिए मैंने फोन किया था उनको। जब मनोज गायब हुआ तुम कहाँ थे? सर मैं साउंड इक्विपमेंट लेने चांदनी चौक गया हुआ था। लोकेश। सर। अरे हट! मैं दारू पीऊं या जहर खा के मर जाऊं, तेरे से क्या? साला ये दारू में है क्या? बुआ जी, मैंने एक नया गाना लिखा है, ये देखो क्या जोरदार गाना लिखा है मैंने। हाँ जोरदार है, तू तो है बड़ा टैलेंटेड। अरे ये क्या? मैं भी तो देखूंगी ससुरी दारू में ऐसी क्या चीज है कि मेरा पति मुझे छोड़ के इसके पीछे। मुझे मेरे पास आता ही नहीं है। इतनी सुंदर बीबी के होते आता ना। मैं सुंदर हूँ। सुंदर है, बहुत सुंदर है तू। बहुत सुंदर हूँ मैं सच में सुंदर हूँ। मम्मी कसम खाकर कह रहा हूँ सर, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है,
अभी तुझे जाने दे रहा हूं, पर ज्यादा दूर का जगराता मत पकड़ना। हो सकता है तुम्हें फिर से आना पड़े जगराते के लिए। सर दिव्या का पता चल गया, मुंबई में अपने एक शो के लिए गई है। आजकल में आ जाएगी सर। जैसे आती है उसे लेकर आओ। सर मनोज की कोई खबर? नहीं सर, कोई खबर नहीं। राकेश, मुझे लगता है अब तक के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इस मर्डर के पीछे सबसे स्ट्रांग मोटिव मनोज का ही है। हेलो। हाँ, क्या? सर ये बच्चा बता रहा है कि चिंटू 18 अक्टूबर के मैच के बीच से ही भाग गया था। डेट इतने अच्छे से कैसे याद है? सर इसका बर्थडे था उस दिन, और जब से वो पहले दिन से आया तब से उसका यहाँ पे मन ही नहीं लग रहा था। ना वो प्रैक्टिस पे आता था, ना ही टाइम पे उठता था। ऐसे लग रहा था जैसे वो जबरदस्ती लाया गया हो। एक बच्चा आपकी एकेडमी से इतने दिनों से गायब है और आपने उसके माँ बाप को खबर भी नहीं की? नहीं सर, उसकी माँ का मोबाइल नंबर है मेरे पास में। मैंने बहुत बार उनका नंबर ट्राई किया, लेकिन हमेशा स्विच ऑफ ही आ रहा था। और मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर मनोज ने चिंटू को किडनैप किया है तो उसको कैसे पता चला कि चिंटू कब भागने वाला है? ये भी हो सकता है कि चिंटू उसे रास्ते में कहीं मिला और मनोज ने उसे वहीं ठिकाने लगा दिया। चल मैं काम करो, चिंटू के स्कूल, घर और इस एकेडमी के आसपास पूछताछ करो, सबसे पता करो। सर। हाँ राकेश। सर वो दिव्या, सरिता की राइवल सिंगर, उसे हम थाने ले आए हैं सर। ठीक है, सो पूछताछ करो। समझी नहीं जी आपका मतलब। ये तुम्हारे फोन के कॉल डिटेल्स हैं। इसमें शरीफ आदमियों के कम और गुंडे मवालियों के ज्यादा नंबर हैं। जिसे तुमने हायर किया था उसे ऑलरेडी हम इंटेरोगेट कर चुके हैं। ये फोटो किसने दिया? किसने दिया? जगराते में गाने वाली दिव्या ने दिया। वो बोल रही थी कि इतना थप्पड़ मार रहा कि वो गाना तो क्या, वो सुनना भी भूल जाए सर। एक टाइम पे बहुत नाम था जी मेरा जगराते में, और वो सरिता वो मेरी असिस्टेंट हुआ करती थी। असिस्टेंट भी क्या, मेरे घर में बाई थी, झाड़ू पोछा लगाती थी। हो तेरे सिवा अब कुछ भी नहीं मुझे भाता है, आज जगराता है। अरे वाह सरिता, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, सिंगर क्यों नहीं बन जाती? मैंने उस सरिता को सरिता से सरिता चौहान बनाया, अपने जगराते में गाने गवाए, और आज लोग उसे पसंद करने लगे। मेरे सारे जगराते उसी के पास जाने लगे। स्टार बन गई जी वो। मेरे अलावा कोई और भी दुश्मन होगा उसका, और वही हाथ साफ कर चला गया। सर मुझे लगता है कि दिव्या सच बोल रही है, क्योंकि हमने उसके गुंडों के ऊपर सारी डिग्री अपना ली, लेकिन हर बार वो एक ही बात बोलते हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। राकेश, इस केस में अब तक कुछ भी ठोस हाथ नहीं लगा है। न चोरी की ज्वेलरी बरामद हुई है, न मनोज का पता चला है, और न ही चिंटू का। जांच तेज करनी पड़ेगी। पुलिस ने छानबीन में जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन नतीजा नील बटा सन्नाटा जैसे था। कुछ भी कह पाना मुश्किल था। पुलिस की सारी मेहनत अंधे कुएं में जा रही थी। अगर सरिता को मनोज ने मारा था तो मनोज कहां था? उसे जमीन निगल गई थी या आसमां खा गया था? क्या चिंटू इनकी कैद से कभी रिहा हो सकेगा? सर इंफॉर्मेशन के हिसाब से मनोज का ऑटो पूसा हिल के फॉरेस्ट के पास देखा गया। और मनोज, उसकी कोई खबर? नहीं सर, उसकी कोई खबर नहीं। एक काम करो, चारों तरफ फैल जाओ सर। एक एक कोना छान मारो। सर ऑटो। सर ये तो मनोज के ऑटो का नंबर है। सर देखिए यहाँ पे किसी के ड्राई ब्लड के निशान है, और ऑटो में चाबी भी लगी हुई है। हो सकता है खून चिंटू का ही हो। मनोज उसे किडनैप करके यहाँ लाया और फिर उसका मर्डर कर दिया। सर अगर चिंटू का मर्डर यहाँ पे हुआ है तो जाहिर सी बात है उसने लाश भी आसपास ठिकाने लगाई होगी। एक काम करो, फॉरेंसिक्स वालों को बुलाओ और आसपास का पूरा एरिया छान लो। सर सर यहाँ एक बॉडी है। सर ये तो मनोज है। सर मर्डर वहां हुआ है और लाश यहाँ पर है, और ऑटो में भी स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है। इसका मतलब मारने वाला कोई जान पहचान का आदमी है। सर ये बॉडी से पर्स मिला।
एक बात तो क्लियर, चोरी या लूटपाट के इरादे से इसका मर्डर नहीं किया गया, क्योंकि पर्स में पैसे, यहाँ तक कि ऑटो भी सही सलामत है। एक काम करो, इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, देखें इसकी रिपोर्ट क्या कहती है। इस बार जाने दो, आगे से कोई भी शिकायत आए तो अंदर कर देना। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मनोज का कत्ल 15 अक्टूबर यानी सरिता के कत्ल से ठीक 2 दिन पहले हुआ था। उसके ऊपर 2 वार किए गए थे सर, एक पेट में और एक दिल के पास। मौत इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई थी। इसका मतलब मनोज का सरिता के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। ये केस तो और उलझ गया। संजय के बयान के हिसाब से मनोज गुस्से में उसके यहाँ गया था, और उसके बाद वो कहाँ गया ये हमें नहीं मालूम। संजय ने कहा कि जब मनोज गायब हुआ तब वो चांदनी चौक में साउंड इक्विपमेंट खरीद रहा था। पता करो इस बात में कितनी सच्चाई। ठीक है सर, मैं एक टीम भेज देता हूँ। इस पूरी फैमिली पर 24 घंटे नजर रखो। एक पूरा परिवार खत्म हुआ है। सरिता, मनोज और चिंटू भी गायब है। अरे बेटा, बेटा सपना देखा क्या? बेटा, मजबूत आदमी वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो होता है जो बेचारा डरता तो है लेकिन हार नहीं मानता। तू मेरा बहादुर बेटा है ना? बेटा बुलाए चट दौड़ी चली आए माँ, बेटा बुलाए चट दौड़ी चली आए माँ, अपने बच्चों के आंसू देख नहीं पाए माँ। बेटा आवाज तो इसकी अच्छी है, पर पब्लिक कितनी पसंद करेगी ये नहीं पता। अरे मैडम, ये कोई नया थोड़ी है, सरिता के साथ सालों से गा रहा है। आप देखिएगा मेरे बेटे को पब्लिक कितना पसंद करेगी। नमस्ते जी। नमस्ते। ये कंचन है जी, हमारी बहन। नमस्ते। बहुत जोर का गाती है। मैं तो कहता हूँ इसको गाने का मौका दीजिए आप, देखिए धूम मच जाएगी। और वो क्या कहते हैं, सिंपैथी, वो भी तो इसे मिलेगी जी। अच्छा गाने से क्या होता है, इंसान का मन भी तो होना चाहिए। भाई साहब, भाभी सही कह रही है ना, मुझे कोई गाना वाना नहीं गाना है। मुझे तो बड़की की कुछ यादें लेके यहाँ से बहुत दूर जाना है। ऐसी बातें कर रही है तू, है? विरासत है सरिता की, आगे लेके जाना है तुझे। बहन जी, भाई साहब सही कह रहे हैं। अगर सरिता की बहन कंचन को स्टेज पे गाते हुए देखे लोग, तो हम पब्लिक की सिंपैथी को यूज कर सकते हैं। भाई तो ठीक है, हम लोग प्रोग्राम पे मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी जी। अंकल मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी बात कभी नहीं भागूंगा। मुझे एक चांस दो, लास्ट चांस अंकल प्लीज। ठीक है। हेलो जी भाई साहब, जी मैं अभी ऑर्गेनाइजर से ही मिलकर आ रही हूँ। हाँ भाई साहब, बस अभी घर पहुंची। लेके जाइए इसे यहाँ से। जगराता करेगा, जगराता करेगा। राकेश, बहुत ढीठ निकला ना तू। हमने सोचा था कि तुझे नहीं मारेंगे, पर नहीं, तू नहीं माना। चल अब बता, कंचन को क्यों मारना चाहता था? बोल। सर मैं सरिता से कोई प्यार नहीं करता था। उस बुढ़िया से चक्कर इसलिए चला था कि जगराते में ग्रुप का मेन सिंगर बन के गाऊंगा सर। जब सरिता ने मेन सिंगर बनाने से इनकार कर दिया तो उसे मार दिया, समझ आया। पर मनोज को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा किसी को, मैंने तो कंचन को भी खाली तड़ी दी थी कि वो डर के पीछे हट जाए। लोकेश इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं। एक मिनट के लिए भी इस फैमिली पर से नजर मत हटने दो। सर संजय का साउंड इक्विपमेंट वाला बयान है ना, वो झूठा है सर। हमें चांदनी चौक में उसके घर के आसपास की जितनी भी दुकानें हैं सबसे पता किया सर।
सर सरिता के जो गहने चोरी हुए थे वो संजय की अलमारी से मिले। मतलब हम लोग सही रास्ते पर थे। सरिता के मर्डर से संजय का कुछ ना कुछ लेना देना तो जरूर है। सर मनोज की बॉडी पे चाकू से सिर्फ 2 बार हमला हुआ है और संजय की बॉडी पे कई निशान मिलते हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि संजय को मारने वाला कोई पेशेवर कातिल नहीं है। मतलब संजय सिर्फ एक मोहरा था और चाल चलने वाला कोई और है। ये सब मैं भाभी के लिए कर रही हूँ, तेरे लिए नहीं, वरना सड़ता रहता यहीं पर। कहाँ गया? वो रहा। हे रोक! Please take me to police station. क्या हुआ? क्या हुआ? Uncle, please take me to police station. Uncle, my name is Chintu. I live in Rajouri. बड़की, तुम जहां भी हो, मुझे पता है तुम मुझे देख रही हो। मुझे पता है तुम कभी नहीं चाहती थी कि मैं ये सब कुछ करूं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो। ये मेरा पहला जगराता है। इंस्पेक्टर साहब को बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, मुझे एक गैंग ने किडनैप कर लिया था। वो बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं, लेकिन मैं वहां से भाग आया। मुझे पता है मेरी माँ को किसने मारा है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? बहुत प्यार करते थे बड़की से, इतना कि अनजाने में उसके कातिल का ही साथ दिया जाए। बताती हूँ। हाँ, मैंने उसे मारा। मुझे सिंगर बनना था, लेकिन वो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनती जा रही थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि मैं उसकी जगह लूं। कर ये सब। बड़की वो मैं जा अपने कमरे में पढ़ाई कर। छोड़ ये सब, जा। क्यों छोड़? नहीं, आपको डर तो नहीं है कि जैसे आपने दिव्या की जगह ले ली, कहीं मैं आपकी जगह ना ले लूं? मैं तुझे पढ़ा लिखा कर विदेश भेजना चाहती। ये जो चमक है ना, ये हमेशा के लिए नहीं रहती। पब्लिक का क्या, ये सर पे बिठाती भी है और उतार के कूड़े में फेंक भी देती है। और ये सब जब तक चला सो चला, कोई गारंटी नहीं है इन चीजों की। जा और जाके पढ़ाई कर। चल जा। मैं पढ़ाई नहीं करना चाहती थी और ना ही नौकरी करना चाहती थी। जगरातों से बॉलीवुड में जाना चाहती थी, स्टार बनना चाहती थी। मुझे पता था संजय पैसों के लिए कुछ भी करेगा। वही मनोज जीजा जी को चोरी करने के लिए उकसाता था। अरे फूफा जी, बस पैसे से मांगा करो, आपकी पत्नी है वो। अरे यार, देखा तो है तुमने, कुत्ते जैसी हालत बना दी है। जहाँ देखो वहाँ बेइज्जती करती होती, पैसे का खाक देगी। और मनोज जीजा जी रोज लड़ा करते थे, एक दूसरे को मारने की धमकी दिया करते थे। मैंने उसी मौके का फायदा उठाया और संजय को और पैसों का लालच दिया। और संजय उसे क्यों मारा? वो तो तुम्हारा साथ दे रहा था ना। वो और पैसों के लिए मुझे ब्लैकमेल करने लग गया था। पैसे लाइए। हाँ। चला जी। तुमने अपनी बहन तक को गलत समझा। वो बहन जो तुम्हारे लिए अपने से ऊंचा भविष्य चाहती थी। एक बात याद रखो, जो सपने जुर्म के साए में पलते हैं ना, कभी पूरे नहीं हो पाते। अब तुम अपनी सही जगह जा रही हो, वहां बैठकर जी भर के रियाज करना और पछताना। हीरे की चमक से सभी प्रभावित होते हैं, लेकिन उस चमक के पीछे की काली खादान और मजदूरों की मेहनत और दुर्गति को कोई नहीं जानता। ऐसी ही भारी चमक से मुग्ध होकर कंचन ने अपनी बड़ी बहन सरिता की जान को अपने पागलपन की भेंट चढ़ा दिया, ये जाने बिना कि सरिता खुद जहर का प्याला पीकर कंचन के लिए अमृत सजो रही थी। सरिता अपने पेशे की पेचीदगियों और उलझनों से कंचन को बचाए रखना चाहती थी, लेकिन कंचन ने रिश्ता, सम्मान, प्यार सबको दांव पर लगाकर कभी सरिता की नसीहतों को समझने की कोशिश नहीं की और परिवार को खुशियां देने वाली सरिता को मौत के घाट उतार दिया।
चिंटू को अनाथ बना दिया। चिंटू के जज्बे को सलाम, जिसने अपने जख्मों की परवाह किए बिना अपनी मां को इंसाफ दिलाने की कोशिश नहीं छोड़ी और कंचन को अपने किए की सजा मिली। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। बाबू, तुझे खीर बहुत पसंद है ना? एक बार चला गया तो तुझे खीर कौन खिलाएगा? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कटे हो तुम दोनों? बापू, आज के दौर में जहां बड़े से बड़े रिश्ते फीके पड़ने लगे, जहां रिश्तों की कद्र और बड़ों की अहमियत कम हो रही है, वहीं राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बेटा अपने खोए हुए माता पिता को ढूंढ रहा था। कहां गए थे उसके माता पिता? क्या वजह थी जो वो इस कदर परेशान था? और उस दिन केशव ने पहाड़ी में ऐसा क्या देख लिया था जिसे देखकर वो सन्न रह गया? कौन से गांव से हैं आप लोग? सर, हम भीनमाल से हैं। ये केशव है, इसके सारे परिवार वाले भीनमाल से ही हैं, पर अब इसके माँ बाप लापता हैं। लापता है? कब से लापता है? ये तो मैंने भी नहीं मालूम साहब। मैं तो 6 साल से हटे था ही नहीं। बम्बई में रिक्शा चलाता हूँ और जब 6 साल बाद वापस लौटा तो ट्रक रेती मंगवाई थी, उसका क्या हुआ? चला जाएगा मैम। पक्का? एकदम पक्का। ध्यान रखना। घड़ी खम्मा सरला दीदी। खम्बा घड़ी कैसे हो केशव? आ गए मुंबई से? अरे मुझे तो लगा था कि तुम शादी करके ही वापस आओगे। आप भी ना दीदी, बिल्कुल भी नहीं बदली। कैसे हो केशव? मैं बिल्कुल ठीक हूँ विनोद भैया, आप कैसे हो? सब बढ़िया। कब आया मुंबई से? मैं बस अभी चला आ रहा हूँ। चल अच्छा हुआ। ठीक है तो सरला से बात कर, मैं थोड़ा काम देख के आता हूँ। और बता, माधव और बाकी के घर वाले कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक है दीदी। 2 दिन पहले मिला था। मुझे तो एनजीओ के काम से आजकल शहर में ज्यादा रहना पड़ता है, इसलिए यहाँ की खबर नहीं रख पाती। अब गांव में पानी जो लाना है तो शहर के चक्कर तो काटने ही पड़ेंगे ना। अरे दीदी, जितना आप इस गांव के लिए करती हो उतना आजकल कोई किसी के लिए नहीं करता। अभी के लिए मैं जाऊँ, फिर आता हूँ कभी फुर्सत में आपसे मिलने। ठीक है। अच्छा। अरे गुड्डू, गुड्डू, तू गुड्डू है ना? हाँ? अरे तो बड़ा हो गया है। मैं गया तो जब तू 1 साल को था। कौन हो? मैं कौन हूँ? अरे मैं तेरा काका। आप मेरे काका हो? हाँ। अम्मा, अम्मा देखो काका आए हैं। अम्मा देखो काका आए हैं। अरे केशव, अचानक हटे, ना कोई खबर ना कोई संदेश। अरे भाभी साहब, मैंने सोचा कि जब अपने घर जा रहे हैं तो खोज खबर देने की क्या जरूरत है? अरे कैसा अचानक आ गए हो? अब बताया भी नहीं? घड़ी खम्मा भाई साहब। घड़ी खम्मा, घड़ी खम्मा। खैर जाने दे। वैसे तू कौन सा पूछ के गया हो तुमसे? भाभी साहब, माँ बाबूजी कहीं नजर नहीं आ रहे, कटे बाहर गए हैं कहीं? मैंने बताया नहीं कैसे सबने? अरे माँ बाबू सब तीरथ पे गए हुए। तीरथ पे? हाँ। कब चले गए तीरथ पे और यूं अचानक? अरे अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? मतलब क्या बोल के गए हैं? वापस आने को क्या विचार है? देख, उन्हें आने में काफी वक्त लग जाएगा। ये बता तू यहाँ कब तक है? मैं तो बस इसी महीने के लिए हूँ। क्यों? अरे कुछ नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि उनको आने में काफी वक्त लग जाएगा। थारे जाने के 20-25 दिन बाद ही आवेंगे वो लोग। अरे भाई साहब, पर आपने उन्हें ऐसे जाने ही क्यों दिया? इस उम्र में उनकी देखभाल कौन करेगा? मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं उन्हें तीरथ करा लाता। देख के सब
जूल की बात ना कर मारे से। 5 महीने में एक बार फोन करता है, 6 साल में अब शकल दिखाई है तने। फर्ज क्या उम्मीद रखूं है? और तुझे माँ बापू की इतनी चिंता होती ना तो तू यहाँ से कभी जाता ही नहीं। चल केशव, फटाफट हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म बाजरा की रोटी और साग बनाऊंगी। चल भीतर आ फटाफट। राम राम काका। अरे केशव, तू कब आया बम्बई से? आज ही आया हूँ काका। हाँ बैठ। कैसे हो? ठीक हूँ बिल्कुल। और घर में काकी और आपको बेटो मोनू वो दोनों कैसे हैं? मैं भी ठीक है। मोनू तो सरपंच के कारखाना में काम करे। अच्छा। हाँ। अच्छा काका एक बात बताओ, थे मैंने फोन पे बताया हो कहीं नहीं कि माँ और बापू दोनों तीर्थ यात्रा पे निकल गए हैं? वो अरे भाई मैं सोचो कि तू बम्बई में तो भी यही काम कर रहा है, दिन भर तो व्यस्त रहे, भागा दौड़ी का मायने तू भी यही परेशान रहे, तो बस ये वास्ते को नहीं बताया, कोई खास बात को नहीं। अच्छा कितने वक्त हो गए उनको निकले हुए? वो एक काम कर कैसा, तू घर आना, अब ग्राहकी का टाइम है। ठीक है काका। सदानंद के जमीन पर उनका दोनों बेटाओं को ही अधिकार है, औरतों को जायदाद में हिस्सा ना मिले। ठीक है? खम्मा खड़ी हुकुम, खम्मा खड़ी। जे केशव है, मुंबई से वापस आ गए हो, सोचा आपके पाँव छुआ दूं। चल खम्मा हुकुम। क्या बे भगोड़े, मैंने तो लागो शहर से हीरो बन के वापस आएगा। थारे बदन पर तो रफू किया कपड़ा है। अब यही रहेगा, वापस जाएगा? वापस तो जाना है हुकुम, और वैसे भी मैं अठे अपने माँ बापू से मिलने आया था, और अब वो तो है ना। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? आ जा केशव, आ चल। लाओ काका मैं मदद कर दूं। नहीं बेटा अरे बड़ा बजे मैं कर लूंगा। अरे लाओ काका मैं हाथ लगा दूं इधर। काका काका हाँ काका, आप तो मुझे बचपन से जाना हो। हाँ बेटा। और आपने मुझे गोद में भी खिलाया है। एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? काहे पूछना चाहे? हमारे माँ बापू कटे गया काका, मुझे तो लग रही है जैसे ये पूरा गाँव हमारे से झूठ बोल रही है। आप ही बताओ कहाँ है मेरे माँ बापू? कुछ दिनों पहले गांव में महामारी फैल गई थी, और जितने भी लोग महामारी के शिकार थे ना, उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया, गांव की भलाई के लिए। क्या? अरे ऐसे कैसे कोई मेरे माँ बापू को गांव से बाहर निकाल सकता है? इस उम्र में कहाँ जाएंगे वो? जहाँ तक मुझे पता है, गांव के बाहर जो पहाड़ी है ना, वो उसके पास रुके थे। माँ बापू चल जल्दी चल। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, कटे हो तुम दोनों। चल जल्दी। बापू माँ
आपने जो देखा होगा उसे देखकर शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। आपके हाथ पैर ठंडे पड़ गए होंगे और आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। आज हम आपको एक ऐसे दिल दहला देने वाले केस से रूबरू कराएंगे जहां राजस्थान के एक छोटे से गांव में कुछ लोगों को झोपड़े में बंद करके जिंदा जला दिया गया। आखिर कोई इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है? क्या ऐसा करने वालों के दिल में जरा सी भी दया नहीं बची थी? आखिर क्यों इन लोगों को जिंदा जला दिया गया? क्या गांव में फैली महामारी ही इस अपराध की वजह थी जो इस कदर बर्बरता से इन गांव वालों को मार दिया गया? क्या इस अपराध के पीछे कोई एक इंसान था या फिर पूरा का पूरा गांव ही इस घृणित अपराध में शामिल था? दीदी, सारे गांव वालों ने हमारे साथ धोखा करा है। हमारे माँ बापू को इन लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया और अब गांव के बाहर वाली उस पहाड़ी में उन सारे लोगों की जली हुई लाशें मैंने देखी। अभी तो यही थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई? मैंने अपनी आंखों से देखा है विनोद भैया। केशव, पक्का तूने ठीक से तो देखा? यही थी सब लाशें? मैंने अपनी आंखों से देखा है विनोद भैया। माँ बापू और भी बहुत सारे जले हुए लोग थे यहाँ। झोपड़ा जला तो है, जरूर कोई बात है। मुझे लगता है पुलिस में खबर करनी चाहिए। सर, केशव का कहना है कि उसने वहाँ कई लाशें देखी, पर जब हम वहाँ गए तो वहाँ जले हुए झोपड़े के सिवा कुछ भी नहीं था। साहब, जीते जी मैंने मेरे माँ बापू से किसी ने मिलने नहीं दिया। और अब तुम जब उस जगह पे पहुंचे तो वहां लगभग कितनी लाशें थी? लगभग 10-11। सुंदर सर, फौरन इनके गांव चलते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सर, लेकिन इनका गांव यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है। जगह चाहे कितनी भी दूर हो, कानून हर जगह होना चाहिए। यही जगह है सर, यहीं पे देखा था मैंने। कुछ नहीं मिला है। सुंदर, हमें गांव के लोगों से पूछताछ करनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। इस गांव के 60-70 किलोमीटर के सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब बाकी के लोग भी इसी गांव के होंगे। बात अगर केशव के माँ बाप के मरने की होती तो मामला दुश्मनी का या पारिवारिक हो सकता था, लेकिन एक साथ इतने सारे लोगों के मरने की घटना ये किसी और ही तरफ इशारा करती है। जी साहब। आग? नाना साहब, मारो तो उस तरफ कभी जाना ना होवे, बल्कि किसी न तो किसी के मुंह से सुनी हो। माँ बाप की खोज खबर लेने की भी कोशिश नहीं की? नहीं साहब, वो सरपंच जी ने फरमान जारी किया था। कैसा फरमान? गांव के कुछ लोग अशुद्ध हो गए थे, सबको बीमारी हो गई थी, एक दूसरे को देख लेने से भी बीमारी फैल जाती थी, इसलिए गांव के सरपंच जी ने उन गांव वालों को गांव से बाहर निकालने का आदेश दे दिया और ये भी कहा साहब कि अगर उनसे कोई मिलेगा तो उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसलिए साहब हम कभी उधर जाते भी ना थे। ये बात है दरोगा साहब। अरे आपका रुख हमारे गांव की तरफ कैसे? अब कुछ ठीक तो है ना? हम अक्सर वहीं दिखाई देते हैं सरपंच साहब जहाँ कुछ ठीक नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो? आज तक तो आप लोग कभी इस गांव में आए नहीं थे और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। क्या? गांव के बाहर एक झोपड़े में केशव ने कुछ लोगों की जली हुई लाशें देखी थी। इससे पहले कि ये किसी को कुछ बताता, इसने उन लाशों को ठिकाने लगा दिया। और अभी अभी हमें ये पता लगा है
कि कुछ दिनों पहले आपके हुक्म से कुछ लोगों को इस गांव से निकाल दिया गया था। हाँ, छुआछूत वाली बीमारी थी उनको, सारा गांव चपेट में आ रहा था उसके। देखिए, हम सरपंच है इस गांव के, गांव का भला और गांव वालों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, हमारी, इसीलिए हमने फरमान जारी किया था। हुक्म, वो पहाड़ी के पास तो अक्सर वो तांत्रिक में देखे गए हो जो 2 साल पहले नरबली वाला मामला में जेल गए हो, और पहाड़ी के पास तो वो कोई घर है, कहीं ये सारे मामले में उसी का तो हाथ नहीं है? ये किस तांत्रिक की बात कर रहे हो तुम? सही बोल रहा है, ये पागल है वो आदमी। हमें तो लगता है कि ये सारा उसी का किया कराया है। जाइए उसे पकड़िए, इस गांव में आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके पीछे भागिए। तांत्रिक है, तंत्र मंत्र के लिए बलि तो चढ़े हैं। सुंदर, ये तांत्रिक जहां भी दिखाई दे इसे पकड़ के पुलिस स्टेशन लेकर आओ। बीमारी की वजह से बेचारे गांव वालों को गांव से बाहर कर दिया गया। गांव में कोई अस्पताल, कोई ऐसी सुविधा भी नहीं है जिससे इनका इलाज हो सके। आखिर इन लोगों को ऐसी कौन सी बीमारी थी जो एक दूसरे में फैल रही थी, और तांत्रिक ने इतनी सारी लाशों को कब गायब किया होगा? सर शायद ऐसा हुआ होगा, जब केशव पहली बार वहां पर गया होगा तो उसने उसे वहां देख लिया होगा, और केशव के जाने के बाद तांत्रिक ने सारी लाशों को ठिकाने लगा दिया होगा। एक काम करो, अपने 2 कांस्टेबल्स को इस गांव में छोड़ दो। ये तांत्रिक जरूर किसी और को अपना अगला शिकार बनाने की कोशिश करेगा, और इसकी नरबली वाली फाइल्स भी निकलवाओ। पता करते हैं कि इसने और क्या क्या कारनामे किए हैं। गांव वालों से पूछताछ करने पर ऐसा लग रहा था कि उन्हें एक जवाब रटा सा दिया गया, और यही बात पुलिस के शक को और गहरा कर रही थी। आज भी हिंदुस्तान में ऐसे कई गांव हैं जहां कई किलोमीटर के रेडियस तक कोई कानून व्यवस्था नहीं है, और जहां कानून व्यवस्था नहीं होती वहां लोग अपना कानून बना लेते हैं। पुलिस के लिए फिलहाल इन 12 लाशों का राज सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे सुलझाने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें ये बात बिल्कुल रास नहीं आई थी कि केशव की वजह से गांव में पुलिस का आना हुआ। केशव की दिलेरी की वजह से ही पुलिस को इन लाशों के बारे में पता चल पाया था, लेकिन कहीं इसी दिलेरी की वजह से केशव किसी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाला था। इकट्ठे होते दोनों। सर, कल रात से पता नहीं केशव कहाँ चला गया और अभी तक घर भी नहीं लौटा है। क्या साहब, हम दोनों पूरी रात इंतजार करते रहे, लेकिन केशव का कोई अता पता नहीं चला साहब। अरे रुको, तुम इसी गांव के हो? जी हुजूर। माधव के भाई केशव को पहचानते हो, जो भी मुंबई से आया है? जी हुजूर, केशव को तो मैं पहचानता हूँ। वो कल रात यहीं घूम रहा था, पर बड़ा परेशान सा लग रहा था हुजूर। किस तरफ गया था वो? हुजूर, वो इसी तरफ गया था। ठीक है, तुम जाओ।
आखिर इतनी रात को केशव यहाँ क्यों आया होगा, वो भी इस जले हुए झोपड़े के पास, और इसके बाद वो गया कहाँ होगा? सर कहीं केशव भी तो उस तांत्रिक का शिकार तो नहीं बन गया? क्यों कर रहा है ये सब? क्यों नहीं सबकी जान? कहाँ है सबकी लाशें? क्या हुआ साहब, क्या बात है? अच्छा, तुझे पता ही नहीं क्या बात है? वो चाकू, उस पे लगा हुआ खून। बेटा तेरी सारी हिस्ट्री हमारे पास है, पिछले केसों से तू बच गया था, मगर इस केस से नहीं बचेगा। बोल बोल, क्यों मारा केशव को? साहब मैं क्यों किसी को मारूंगा, और आप किस केशव की बात कर रहे हो? तू इन सब मासूमों की बलि चढ़ा रहा था, और केशव वो है जिसकी बलि तूने कल चढ़ाई। बात को घुमा मत, जल्दी बता, बता मामला क्या है? साहब वो लड़का जो कल मिला था, तो तूने मारा उन सबको? तू पागल है क्या? ये क्या बोल रहा तू? तूने उन मासूमों की बलि चढ़ा दी जो उस दिन उस झोपड़ी में थे। तू मुझे गलत समझ रहा है, मैं इंसानों की बलि नहीं चढ़ाता। अरे तो फिर ये क्या है? ये सब जानवर है। जानवर? हाँ, तुझे यकीन नहीं आता तो मैं बोरिया खोल के दिखाता हूँ तुझे। आओ देख। साहब मैंने केशव को वो सभी जानवर दिखाए थे जिनकी बहन ने बलि चढ़ाई थी, फिर वो वहां से चले गए। तूने बोला और हमने मान लिया, अगर चला गया था तो घर क्यों नहीं पहुंचा? मुझे पता नहीं साहब, मैं आपको वो जगह बता सकता हूँ जहाँ मैंने इस जानवर गाड़ी थी। थोड़ा वहां से बोलो। हाँ सर, यहाँ तो सारे जगहों से गड़े हुए जानवरों की लाशें मिली हैं। जानवर की लाश? वैसे उसके चाकू पे लगे खून की रिपोर्ट भी आ चुकी है, वो खून के निशान भी किसी जानवर के ही थे। सर अगर तांत्रिक ने कुछ नहीं किया तो फिर इसके पीछे कौन हो सकता है? और केशव कहाँ गया होगा? सुंदर, इसी सवाल की गुत्थी तो सुलझ नहीं रही है। सुनसान इलाके में फैक्ट्री? चौधरी एक काम करो, इस फैक्ट्री पे ले लो। दरवाजा खोल। क्या भाई, ये फैक्ट्री बनता क्या? साहब उनसे पूछ लीजिए, वो सुपरवाइजर है। जी बोलिए। ये फैक्ट्री किसकी है? फैक्ट्री तो सरपंच जी की है। किस चीज की फैक्ट्री है और इतनी बदबू क्या आ रही है? आपको जो कुछ ही पूछना है आप सरपंच जी से पूछ लीजिए। सब मेरी गलती है, रिश्तों का मोह समझ ही ना पायो। जिस तरह मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता रहा, वैसे ही मेरे माँ बाप मेरे बारे में सोचते रहे। देखो मासा, आप लोग यहाँ रुकोगे तो ये बीमारी सब में फैल जाएगी। वैसे भी गांव वाले सरपंच जी का दरवाजा खटखटाने वाले हैं, और अंदर की बात तो ये है कि सारे रोगियों को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा, वरना कहीं ये बीमारी हम लोगों को ना लग जाए। और आप लोगों के लिए मैं इसे खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तू चिंता मत कर बेटा, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे कहीं दूर। दीदी, केशव के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने उसका ध्यान रखा होता तो वो मेरे साथ होता। सुंदर, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर माजरा क्या है। पहले इतनी सारी जली हुई लाशें,
फिर अचानक से सारी लाशें गायब, और अब वो केशव जिसने आकर हमें सब बताया था वो भी गायब है। सर गांव से भी कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है, पर गांव की कुछ ही दूरी पर एक फैक्ट्री है जहां पर गांव के अधिकतर लोग काम करते हैं, और ये फैक्ट्री वहां के सरपंच की है। पर मैं जब उस फैक्ट्री में गया था तो वहां से बहुत बदबू आ रही थी। पता नहीं फैक्ट्री में क्या बनाया जा रहा था। शहर से इतनी दूरी पर फैक्ट्री का होना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने क्रॉस चेक किया है, सरपंच इस फैक्ट्री को गैर कानूनी ढंग से चला रहा है। सुंदर, हमें इस फैक्ट्री की छानबीन करनी चाहिए। शायद जिन लोगों की मौत जलने की वजह से हुई वो इसी फैक्ट्री में काम करते हैं, और ये बीमारी उन्हें इस फैक्ट्री की वजह से ही हुई। इसका पीछा करो। अच्छी तरह सुंदर तुमने ये गैर कानूनी फैक्ट्री चलाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। ताला लगेगा तुम्हारी किस्मत पर और इस फैक्ट्री पर। गांव के सभी लोग तुम्हारी फैक्ट्री में काम करते थे, जिनमें केशव के माँ बाप भी शामिल थे। जाहिर सी बात है, अगर गांव छोड़ देने के बाद भी उनका तुमसे लेना देना है तो उनकी मौत की वजह में भी सिर्फ तुम्हारा ही लेना देना होगा। दरोगा साहब, जो मारो गांव है, मारी को यहां से लेके जाना इतना आसान ना है। आपको लेके तो जाएंगे ही सरपंच साहब, आज नहीं तो फिर कभी से। चलो सुंदर, स्पेशल फोर्स के लिए एप्लीकेशन भेजो। इन सब मौतों के पीछे सरपंच का ही हाथ है, इसे अरेस्ट करना ही होगा। सर साहब, ये सब मेरी वजह से हुआ साहब। मैंने उनको भेजा था, जिसके बाद ये सब। सर गांव के ऊपर मैंने शुरू से ही सरपंच का दबदबा देखा है, पर वो इस हद तक गिर सकता है ऐसा लगा नहीं था। सर आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? देखिए, हमारी पुलिस चौकी आपके गांव से 70 किलोमीटर दूर है, और ये ज्यादा बड़ी पुलिस चौकी भी नहीं है। सरपंच के पास जितने लोग हैं उनसे निपटने के लिए हमें और जवानों की जरूरत होगी। हमने स्पेशल फोर्स की मांग की है, वो अप्रूव होते ही हम सरपंच को गांव के बीच से उठा के लाएंगे। और जब से सरपंच को पता चला है कि उसका फांडा फूट चुका है, उसने गांव के आसपास अपने लोग भी बढ़ा दिए। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। मरने वाले सभी लोगों को टीबी की बीमारी थी, और उन सभी लोगों को जिंदा ही जला दिया गया था। क्या जिंदा जला दिया? टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हिंदी में क्षय रोग भी कहते हैं। ये एक ऐसा रोग है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 12 लाख लोग टीबी से ग्रसित होते हैं, और उनमें से मरने वालों का आंकड़ा हर साल लगभग 2.5 लाख के भी ऊपर जा चुका है। ऐसा नहीं है कि इस रोग का इलाज संभव नहीं है। इस रोग का इलाज भारत सरकार द्वारा मुफ्त में किया जाता है, लेकिन कई पिछड़े हुए क्षेत्रों के लोग इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाते। वजह सिर्फ एक ही है, शिक्षा की कमी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि जो 12 शव गांव से बरामद हुए थे, उन सभी को टीबी था, और उन्हें बड़ी ही निष्ठुरता से भूखे रखने के बाद जला दिया गया था। पुलिस की तहकीकात का रुख अब एक फैक्ट्री की तरफ मुड़ गया था, जहां माधव के माता पिता काम करते थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वो उस फैक्ट्री में जाकर और जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे क्लू की तलाश में थे जिससे इन निर्मम हत्याओं के राज से पर्दा उठ सके। सर, क्या ये सरपंच इतना बड़ा नेक्सस अकेला हैंडल कर सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई तो जरूर है।
ये सब तब पता लगेगा सुंदर जब सरपंच हमारे हाथ लगेगा। सर मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया थोड़ा अजीब है, पर फोर्स आने के अप्रूवल से पहले ट्राई कर सकते हैं। चलो सरपंच साहब और बैठिए ऐसी गाड़ी में। अब हमारी गाड़ी में बैठो। दरोगा ठीक नहीं कर रहे तुम। अरे सब ठीक है, चल चल। दरोगा भूल रहे तो ये हमारा इलाका है। भूल आप रहे सरपंच साहब, आपका इलाका पीछे रह गया। चलो अंदर चल चलो क्या नहीं है। चलो अरे तुम जानते नहीं हो, एक तो तू गैर कानूनी फैक्ट्री चला रहा था, ऊपर से तेरे ही डंपिंग ग्राउंड में जली हुई लाशें मिलती हैं और मरने वाले सभी लोग तेरी ही फैक्ट्री में काम करते थे। क्या ये सब? हाँ मैं मानता हूँ वो फैक्ट्री मेरी है, वो लाशें मेरी जमीन पर मिली थी, लेकिन सब उन सबको महामारी थी। उनको महामारी नहीं थी, टीबी थी उन्हें, जो तेरी ही फैक्ट्री में काम करने की वजह से थी। क्या ये सब मामला? सर केशव का पता चल गया है। केशव 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 उठाओ इसे सर। केशव भाई साहब मैं तो यहाँ माँ बापू से मिलने आया था। एक अरसे के बाद उनका चेहरा देखने वाला था। देखो मैं ये क्या हूँ। अब तक पुलिस के हाथ जितने भी सुराग लगे थे वो किसी भी ठोस नतीजे तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थे, क्योंकि ये पूरा अपराध इतने योजनाबद्ध तरीके से हुआ था कि अपराध की जड़ और कारण दोनों से ही पुलिस अनजान थी। अब भी कई सवाल पुलिस के सामने खड़े थे। केशव के माता पिता समेत उन गांव वालों को किसने जिंदा जलाया था? गांव में महामारी क्यों फैली? और इस पूरी योजना का सूत्रधार और सरपंच का साझेदार कौन था? इन सारे सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी थे और इसी बीच केशव का पता चल गया और उसने जो बयान दिया उसने इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया। उस रात जब मैं फिर से माँ बापू को ढूंढने पहाड़ी पर गया तो वहां मुझे वो तांत्रिक मिला। उसने बताया कि उसने गांव वालों को नहीं मारा, और यही बात जब मैं सरला दीदी को बताने गया तो केशव अरे रुक जा। ये तो तुरुप का इक्का है विनोद, इसे तो संभाल कर जिंदा रखते हैं। तुझे तो मैंने सबसे साफ सुथरा समझा था। ये क्या कहानी है? इतनी लंबी प्लानिंग, इतना बड़ा सेटअप। सर 7 साल पहले जब मैं यहाँ आई तो मेरा एक ही मकसद था
इस गांव के पानी की समस्या हल करना और यहाँ के लोगों की भलाई करना। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे तू देवी का दूसरा रूप है। मुद्दे पर कहानी में सुना। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा इस गांव के आसपास कुछ भी नहीं है, और अगर चलती थी तो सिर्फ एक ही आदमी की, सरपंच की। हाँ, मैं एकदम सीरियस हूँ। इतना सब कुछ करके क्या मिल गया हमें? बस सरकार से एक मेडल। सरपंच से बात करके देखते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। तुम्हारा प्लान क्या है? ये ऐसी जगह है जहाँ किसी का कोई ध्यान नहीं। बस ये समझो कि राजस्थान के नक्शे में ये गांव है भी या नहीं, ये भी लोगों को पता नहीं। जरा सोचो, अगर यहाँ पे फैक्ट्री लगा दी जाए तो परमिशन की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी करो, कुछ भी बनाओ, और तो और मजदूर मुफ्त। लेकिन सरपंच हमें सब क्यों करने देगा? फायदा, पैसा, और कौन नहीं चाहता फायदा और पैसा। सरपंच जी, आप चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। दवा की फैक्ट्री है और गांव वालों को मुफ्त में दवा मिल जाएगी आपकी वजह से। मसीहा बनने का अच्छा मौका है, और ये ऐसा सौदा है जहां नुकसान कुछ भी नहीं, बस फायदा ही फायदा है। और भी कुछ फायदे हो सकते हैं, जरा इत्मीनान से मिलिए, समझाते हैं। तो कल से फैक्ट्री के काम में हाथ लगा दे सरपंच जी। बिल्कुल बिल्कुल। हमें पता था कि फैक्ट्री में जो केमिकल हम यूज करने वाले हैं उससे गांव के लोग बीमार पड़ेंगे ही, इसलिए हमने फ्री में दवा बांटने का नाटक भी किया। गांव वालों को जो दवा हम बांटते थे उसमें पानी भरा होता था। ये बात हमने सरपंच को नहीं बताई थी। फैक्ट्री और बाकी का सब कुछ सरपंच के नाम पर चल रहा था। हमें शक तो था सरपंच की नीयत पर, और फिर तभी हम लोगों को इतने कम पैसे? बात तो 50-50 की हुई थी ना? अरे बात हुई थी, कोई लिख के तो नहीं दिया था ना। ये ठीक नहीं है। ठीक लगे तो कर, वरना तंबू बम्बू उखाड़ के गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। मैंने सोच लिया था कि इस गांव से सरपंच को उखाड़ फेंकूंगी। फैक्ट्री में धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे। उनकी बीमारी जब लोगों में फैलने लगी तो मैंने ही सरपंच से कहा कि उनको गांव से बाहर निकाल दें, ताकि फैक्ट्री में रात में भी काम करवा के उनसे से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। और फिर उस रात जब सरपंच ने बीमार गांव वालों को गांव से बाहर झोपड़े में बंद कर दिया था, तो मैंने और विनोद ने मिलकर उन्हें जिंदा जला दिया। मेहनत हम करें और पैसे वो खा रहा था। अब देखती हूँ सरपंच को। झोपड़ा जलकर राख हो गया है और इन लाशों को उसकी जमीन पर फेंक कर आएंगे। उस दिन विनोद उन डेड बॉडीज को सरपंच की जमीन पर ठिकाने लगाने ही गया था कि वहां केशव आ गया। केशव के निकलते ही विनोद ने उन डेड बॉडीज को सरपंच के डंपिंग एरिया में डंप कर दिया, और केशव के आने से पहले ही विनोद वापस ऑफिस आ गया। हमने सोचा था इस मामले में सरपंच को फंसाकर पूरे गांव पर राज करेंगे, लेकिन सरपंच ने बड़ी चालाकी से सारे मामले को तांत्रिक की तरफ मोड़ दिया। केशव को क्यों गायब कर दिया था तुम लोगों ने? और कौन सी लाशें उठ के बोलेंगी कि हमने उन्हें जलाया है? और रही बात सरपंच की, तो कानून को सबूत चाहिए जो वो दे नहीं सकता। केशव, अरे रुक जा। ये तो तुरुप का इक्का है विनोद, इसे तो संभाल कर जिंदा रखते हैं। जरा से पैसों के लालच में तुम लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, इतने सारे मासूम लोगों को बेरहमी से जिंदा जला दिया। इंसानियत को भी शर्म आएगी तुम लोगों पर। कोर्ट से मिलने वाली मौत की सजा बहुत कम है तुम लोगों के जुर्म के सामने। चंद रुपयों के लालच में कई बहुमूल्य जिंदगियों को आग के हवाले कर दिया गया। भिनमल गांव में रहने वालों के लिए गरीबी और भुखमरी एक बहुत बड़ी समस्या थी, और उनकी इसी मजबूरी का फायदा उठाया सरला और सरपंच ने। केशव के साहस की वजह से न सिर्फ सरपंच और सरला के तांडव से पर्दा उठा, बल्कि कई और लोगों को भी बचाया गया। अगर केशव साहस ना दिखाता तो शायद इन लोगों का भी वही हश्र होता जो बाकियों का हुआ। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।